हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। अभी तक हमने केवल प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बात की है और आज हम इस लेक्चर में शुरू कर रहे हैं प्रकाश की एक अन्य महत्वपूर्ण घटना जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्हें हम इजीली डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे रात्रि में तारों का टिमटिमाना, एक जल से भरी गिलास में पेंसिल या छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना, पानी का पैंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। ये सारी की सारी घटनाएं ये प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड है और आने वाले लेक्चर में हम इन घटनाओं के पीछे कारण को जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, राइट। इसके अलावा प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित उपकरण जिसे हम बोलेंगे लेंस। लेंसेज का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आप समझ सकते हैं कि जब भी हमारी आंखें कमज़ोर हो जाती है तो हम लेंसेज लगाते हैं। इसके अलावा जितने भी प्रकाशिक यंत्र है, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, इन सभी में हम लेंसों का उपयोग करते हैं। तो इस कारण ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। आइदर न्यूमेरिकल पूछ ले आपसे, या आपसे डेफिनेशन पूछ ले, या इसके व्यंजक पूछ ले, ठीक है। तो जैसे कि हमने परावर्तन वाले टॉपिक में हमने सबसे पहले वहाँ पर उसकी परिभाषा देखी थी, तो इसी सीक्वेंस में हम यहाँ पर इसकी परिभाषा देखेंगे। इसके बाद में हम इसके व्यंजक देखेंगे और इस अपवर्तन पर आधारित उपकरण जैसे हम बात करेंगे लेंस के बारे में बात करने वाले हैं, प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे कि ऐसी जो घटना जितनी भी है इनको किरण आरेख की सहायता से समझेंगे कि ऐसा यहाँ पर क्यों होता है, राइट। इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले कुछ टर्म्स है जिन्हें हम समझ लेते हैं जो कि बार बार यूज़ में होने वाली है और आप में से कई जनों के लिए वो टर्म नहीं हो सकती है, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं हो। सबसे पहले हम टर्म लेते हैं यहाँ पर माध्यम। तो बच्चों माध्यम किसे कहते हैं ना, सबसे पहले माइंड में एक क्वेश्चन हमारे पुटअप होता है। माध्यम का मतलब होता है कि जिसमें से प्रकाश की किरण होकर गुजर रही है, ठीक है, वो हमारा होगा माध्यम। जैसे अगर जल में से होकर गुजर रही है तो जल एक माध्यम है, हवा में से गुजर रही तो हवा एक माध्यम है, कांच में से होकर गुजर रही तो कांच एक माध्यम है, ठीक है। माध्यम का मतलब प्रकाश की किरण जिस में से होकर संचरित हो रही है, गुजर रही है, उसे हम बोलेंगे माध्यम। सेकेंड यहाँ पर अब आपने हम सभी जानते हैं कि द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, है ना। इसी तरीके से यहाँ पर हम इस वाले चैप्टर में हम केवल 2 ही प्रकार के माध्यम की बात करेंगे। एक होगा हमारा सघन माध्यम और एक होगा विरल माध्यम। सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम, सेकंड लेते हैं हम विरल माध्यम। ठीक है, अब ऐसी क्यों बात कर रहे हैं हम सघन माध्यम और विरल माध्यम कि जैसे कि मैंने आपको किरण प्रकाशिकी में जो सबसे पहला लेक्चर था उसमें जब हमने गुणों के बारे में बात की थी प्रकाश के, तो वहाँ पर हमने बात की कि भाई प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है और सर्वाधिक चाल होती है निर्वात में। और कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। लेकिन जैसे ही माध्यम में प्रवेश करेगी तो प्रकाश की चाल भी परिवर्तित हो जाएगी। तो प्रकाश की चाल बेसिकली माध्यम पर डिपेंड करती है। तो उस आधार पर हमने 2 तरह के माध्यम डिफाइन किए हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम। अगर हम बात करें यहाँ पर कि माध्यम का यहाँ पर सघन और विरल का क्या मतलब है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 3 माध्यम लिए हुए हैं, ठोस, द्रव और गैस। एक सेकेंड, यहाँ पर देखो, चलो हम ले लेते हैं यहाँ पर इसको समझने के लिए। ठोस में हम ले लेते हैं यहाँ पर कांच, ठीक है, पारदर्शी माध्यम। यहाँ पर जल ले लेते हैं और यहाँ लेंगे वायु। अब इनकी संरचना अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम सभी जानते हैं कि भाई ठोसों में अणु काफ़ी नज़दीक रहते हैं क्योंकि इनके मध्य जो अंतराणुविक बल होता है वो अत्यधिक होता है, प्रबल होता है। जल में कम होता है तो अणु दूर दूर रहते हैं और गैसेज में नगण्य रहता है, राइट। ये इनकी संरचना के आधार पर इनमें डिफरेंस है। और जब प्रकाश की किरण इन माध्यम से होकर गुजरेगी तो यहाँ पर इसको सबसे ज़्यादा जो दुविधा होगी वो होगी ठोस माध्यम में, और सबसे ज़्यादा आसानी होगी वो वायु में होगी,
ठीक है। तो इस आधार पर हम दो तरह के टर्म डिफाइन करते हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो अब यहाँ पर सघन और विरल एक तुलनात्मक टर्म है। जैसे अगर मैं जल के बारे में बात करूँ कि भाई जल कैसा माध्यम है, सघन है या विरल, तो आप कुछ भी नहीं कह सकते कि जब तक आपसे कंपैरिजन नहीं करेगा भाई किसकी तुलना में बात कर रहे हैं आप। तो एक तुलनात्मक टर्म है यहाँ पर। सो अगर हम जल की बात करें, भाई जल कैसा माध्यम है, तो सर मैं किससे तुलना कर रहा हूँ यहाँ पर, कांच से तुलना कर रहा हूँ, ठीक है। तो कांच की अगर तुलना में बात करें तो यहाँ पर देखो ज़्यादा भीड़ भाड़ है, तो कांच वाला होगा हमारा सघन, है ना। एक हिंदी के टर्म है, सघनता का मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला, ठीक है। और जल हो जाएगा हमारा विरल माध्यम कांच की तुलना में। क्या जल हमेशा ही विरल रहेगा? नहीं। आप अगर इससे वायु से तुलना करेंगे तो अब देखो यहाँ पर सिनेरियो चेंज हो जाने वाला है। सो वायु से जब आप तुलना करेंगे तो यहाँ पर अब जल, अगर इन दोनों की कंपैरिजन करें हम, तो इस केस में जल हो जाएगा हमारा सघन माध्यम वायु की तुलना में, और वायु हो जाएगा विरल माध्यम, ठीक है। तो ये हमें दिमाग में रखना है कि सघन और विरल बेसिकली माध्यम के ही गुण है और माध्यम के बारे में है, और ये हमेशा आपेक्षिक टर्म है, तुलनात्मक टर्म है, राइट। सो जब हम अपवर्तन की परिभाषा पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये टर्म यूज़ में होने वाली, इसलिए मैंने इनके बारे में आपको बता दिया, सघन और विरल, है ना। जस्ट इसको मैं एक और व्यवहारिक उदाहरण से बता लेता हूँ आपका, ताकि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे कि हम अगर एक मेट्रो सिटी की दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर अगर आप मॉर्निंग में सड़कों पर देखेंगे तो आपको चलना वहाँ पर आपके लिए आसान रहेगा, है ना, मॉर्निंग टाइम में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भीड़ कम रहेगी तो आप स्पीड से चल सकते हैं। लेकिन अगर आप शाम के समय देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, तो वहाँ पर आपको दिक्कत होगी चलने में। तो इसी तरीके से प्रकाश की किरण को माध्यम के अनुसार अलग अलग माध्यम में यहाँ पर अलग अलग प्रॉब्लम फेस होती है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा सघनता है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहाँ पर इसको काफ़ी कठिनाई होती है चलने में, इसलिए इसकी चाल कम हो जाती है। और अगर हम द्रव माध्यम की बात करेंगे तो चाल थोड़ी सी ठोस की तुलना में ज़्यादा होगी और गैसेज में सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो सघन और विरल समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक और टेक्निकल टर्म है जिसे हम डिफाइन करेंगे, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, तो देखो अपवर्तनांक बेसिकली सघनता से ही है कि जितनी ज़्यादा सघनता होगी उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, ठीक है। और जिसका ज़्यादा अपवर्तनांक होता है वहाँ पर चाल प्रकाश की कम होगी। सो अपवर्तनांक को एक बार डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि उससे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए भाई अपवर्तनांक की आखिर क्या ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पर, क्यों हम अननेसेसरी इसको डिफ़ाइन कर रहे हैं यहाँ पर। तो साइंस में आप एक बात तो पक्का मान के चलिए, अगर कोई टर्म डिफ़ाइन कर रहे हैं तो वो आपकी जस्ट सुविधा के लिए ही है। तो इसको हम बात करते हैं यहाँ पर भाई अपवर्तनांक की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो अगर हम बात करें तो वायु और निर्वात को हम लगभग एक ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहता चाल में, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड रहती है। अगर जल की अगर हम चाल की बात करें तो 2.25 × 10⁸, तो यहाँ पर चाल बदल जाएगी। अगर हम कांच की बात करें ठोस माध्यम में, तो कांच में चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऐसे आप अगर ऑयल की बात करेंगे, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स होते हैं, मिल्क की बात करेंगे तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि प्रकाश की चाल अलग अलग होने वाली। तो इतना सारा डाटा आपको याद रखने की बजाय हम एक छोटी सी टर्म डिफाइन कर लेते हैं, अपवर्तनांक। और इसके अलावा अपवर्तनांक को फाइंड करना काफ़ी इजी रहता है। अब क्वेश्चन होगा कि सर ये कैसे ज्ञात किया गया, कांच में प्रकाश की चाल को कैसे मेज़र किया गया, तो ये अपवर्तनांक से मेज़र किया गया, ठीक है। और जल का अपवर्तनांक, किसी का भी अपवर्तनांक निकालना बहुत ईजी है। हम भी लैब में एक प्रैक्टिकल करेंगे अपने, जहाँ पर सबसे अपने जितने भी प्रैक्टिकल, सबसे आसान प्रैक्टिकल यही होगा, जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना, ठीक है। और अगर एक बार जल का अपवर्तनांक पता पड़ जाए तो आप वहाँ से इसकी चाल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कैसे होगा इसमें देख लेते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं अपवर्तनांक के बारे में। तो यहाँ पर अपवर्तनांक को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक भी बोलते हैं, ठीक है। सो अगर कुछ भी नहीं है मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक है यहाँ पर, निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसको हम एन से डिनोट करते हैं और इसको हम डिफाइन करते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल।
तथा माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो, निर्वात में प्रकाश की चाल को हम C से डिनोट करते हैं और माध्यम में प्रकाश की चाल को V से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास अपवर्तनांक का फॉर्मूला आ गया। अब इससे क्या, अब देखो इस फॉर्मूले में C तो नियत है और इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, यानी कि ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला होगा, ज़्यादा सघनता होगी, उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी, है ना। इस फॉर्मूले से स्पष्ट हमें पता पड़ रहा है। सेकेंड बात, अगर आपने किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक फाइंड कर लिया तो वहाँ से उस माध्यम में प्रकाश की चाल पता कर सकते हैं। कैसे? यहाँ से हम लिख सकते हैं V = C/n। ठीक है, C तो हमें पता है और n पता करना, और n मैंने अभी बताया आपको कि इसे हम प्रयोगशाला में बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। आप दर्पण की सहायता से भी पता कर सकते हैं, लेंस की सहायता से भी पता कर सकते हैं। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पर अपवर्तनांक काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है जो बेसिकली हमें बताती है किसी भी माध्यम की सघनता को। ठीक है, कि प्रकाश की चाल माध्यम में किस तरीके से प्रभावित होगी वो उसके अपवर्तनांक पर डिपेंड करेगी। राइट, अब अपवर्तनांक नाम क्यों दिया है? क्योंकि जो अपवर्तन जो होता है वो अपवर्तनांक के कारण होता है, माध्यम के बदल जाने के कारण होता है, और अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, इसीलिए अपवर्तन होता है ना। अब हम अपवर्तन को डिफाइन भी करेंगे आगे, उससे पहले एक दो और हम यहाँ पर पॉइंट देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम इसकी मात्रक की बात करें तो मात्रक हीन होगी ये राशि, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पर विमाहीन होगा, अगर मात्रक ही नहीं तो क्या होगा? विमाहीन राशि है। अब यहाँ आपको कई बुकों में n की जगह म्यू लिखा हुआ मिल सकता है ना। अपनी बुक में न्यूमेरिकल में कहीं आपको म्यू देंगे, कुछ बुक में यहाँ पर n लिखा होगा। तो जहाँ भी आप लिखो ना, यहाँ पर डिफाइन कर लो कि म्यू का मतलब क्या है? अपवर्तनांक। अब वायु के लिए हम n या म्यू का मान लेते हैं 1। ठीक है, जल के लिए इसका लेते हैं मान 1.33 होता है, ये याद रखना है। और वैसे प्रैक्टिकल में हम इसको प्रूव करेंगे। इसको जल के लिए हम अपवर्तनांक याद करेंगे अपने लैब में, और कांच के लिए अपना अपवर्तनांक होता है, कांच के लिए भी हम याद करेंगे। कांच के लिए होता है 1.5, है ना। इसके पीछे कोई भी मात्रक नहीं लगेगा क्योंकि एक मात्रकहीन राशि है ये। सो ये टर्म्स हो गई। तो एक बार मैं वापस बता लेता हूँ। यहाँ पर देखो, सघन और विरल आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक आपेक्षिक टर्म है कि आप किससे तुलना करने, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका आपका सघन होगा, जिसमें अणुओं की संख्या कम होगी, उसे हम बोलेंगे विरल माध्यम होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा। तो बहुत सिंपल सी परिभाषा है प्रकाश का अपवर्तन, कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। विचलन की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आप इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से भटक जाती है या मुड़ जाती है। तो देखो, तीनों का मतलब एक ही है, यहाँ पर परस्पर पर्यायवाची है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और मैंने वैसे भी आपको बताया कि हमेशा से आपको कीवर्ड याद रखने हैं। तो कीवर्ड में अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपको पथ से मुड़ना या विचलन होना ये याद रखना, और एक माध्यम टर्म आना चाहिए। ठीक है, सो अब इसे हम ज्योमेट्री की सहायता से समझते हैं, किरण आरेख की सहायता कि भाई प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली जितनी भी घटनाएं मैंने बात की थी, तो यहाँ पर पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, पेंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, सभी को आप किरण आरेख की सहायता से ही इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो हम इसका एक किरण आरेख ड्रॉ करते हैं ताकि हमें और क्लियर हो जाएगी कि डेफिनेशन क्या है इसकी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और बता लेता हूँ कि अपवर्तन हमेशा पारदर्शी माध्यम होगा ना, पारदर्शी होना चाहिए। जैसे पारदर्शी का मतलब होता है जिसके हम आर पार देख सकते हैं। हवा पारदर्शी है, पानी पारदर्शी है, कांच पारदर्शी है ना, जिनके हम आर पार देख सकते हैं। तो एक पारदर्शी सतह से जब प्रकाश दूसरी पारदर्शी सतह में प्रवेश करेगा तो वो अपने पथ से क्या हो जाएगा? विचलित हो जाएगा। तो कारण देख लेते हैं एक बार कि कारण क्या है यहाँ पर। तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, ये इसका कारण है। ठीक है, तो इसको समझते हैं चलो किरण आरेख की सहायता से। तो मैं यहाँ पर एक किरण आरेख बनाता हूँ। तो सबसे पहले दो माध्यम ले लेते हैं क्योंकि दो माध्यम का अलग अलग होना ज़रूरी है।
तो हम एक बार लेते हैं यहाँ पर वायु और इसका हम अपवर्तनांक डिफाइन करते हैं n1, ठीक है। एक ले लिया हमने जल जिसका अपवर्तनांक n2 है। अब एक सतह डिफाइन करते हैं, जल की सबसे ऊपर वाली सतह जिसे आप देखते हैं, ठीक है। वायु को और वो जल को क्या कर रही है, अलग कर रही है। तो यहाँ पर मैं एक सतह बनाता हूँ इस तरीके से। तो बेसिकली ये जो सतह है ना, दो माध्यम को अलग कर रही है। तो इसके बहुत सारे नाम है। देखो, इसको दो माध्यम को अलग करी, इसलिए इसको हम पृथककारी सतह बोल सकते हैं, पृथककारी सतह। और वायु और जल के केस में कौन सी होगी, जो आपको दिखेगी ऊपर वाली सरफेस वाटर की, ठीक है। कोई भी तालाब है तो इसके ऊपर वाली की सतह जो आपको दिख रही है वही होगी पृथककारी सतह। इसको आप अंतरा पृष्ठ भी बोल सकते हैं, ठीक है, या आप इसको अपवर्तक पृष्ठ भी बोल सकते हैं क्योंकि अपवर्तन का कार्य कर रही है, ठीक है। या इसको सीमावर्ती पृष्ठ भी बोल सकते हैं। देखो बहुत सारे इसके नाम हैं, आप जो चाहे आप यूज़ में ले सकते हैं। अब हम बनाएंगे किरण। सो आप देखो यहाँ पर एक किरण ड्रॉ करते हैं हम इस तरीके से। एक काम करता हूँ मैं, क्योंकि हम दो सिचुएशन लेंगे तो चलो एक डायग्राम इधर भी बना लेंगे। तो देखो ऐसा है, यहाँ पर इस तरीके से किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, ऐसे, राइट, इस तरीके से। केवल और केवल अगर वायु होता यहाँ पर, है ना, जल नहीं होता, माध्यम बदलता ही नहीं, तो प्रकाश की किरण बिना विचलन के बिल्कुल सीधी गुजरती। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्रकाश की किरण हमेशा एक सीधी रेखा में गति करती है और इसे हम कहते हैं प्रकाश का ऋजु रेखीय प्रभाव, ठीक है। प्रकाश की किरण हमेशा एक समांगी माध्यम में सीधी गति करती है, अपने आप से कभी भी प्रकाश की किरण नहीं मुड़ती है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ हुआ क्या कि यहाँ पर तो माध्यम बदल गया, और जैसे ही माध्यम बदलता है तो प्रकाश की चाल जो है वो बदल जाती है, ठीक है। सो यहाँ पर दो स्थिति हो सकती है। तो एक हम यहाँ पर अभिलंब ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर कोण नापने के लिए, क्योंकि अपवर्तन कोण पर निर्भर करता है, जैसे कि हमारा परावर्तन कर रहा था। सो हम एक अभिलंब ड्रॉ कर लेते हैं, और ये जो पॉइंट है यहाँ पर आप देखो, ये जो पॉइंट है जहाँ पर किरण टकरा रही है इसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु, और अभिलंब हमेशा आपतन बिंदु पर ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। और सतह क्या होगा, लंबवत, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। सो हम एक अभिलंब ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। अभिलंब को ड्रॉ करने का मैंने बताया था तरीका, आपको 90 डिग्री बनाना है और इसको डैश से दर्शाना है। ये इंग्लिश में इसको नॉर्मल बोलते हैं। सो इसको आप डिनोट करेंगे एन से। अब देखो दो सिचुएशन हो सकती है, वायु से कोई किरण चल के आ रही है इस तरीके से, ठीक है। हमने पूरे प्रकाश मंच को सिर्फ किरण की सहायता से बता रहे हैं। वैसे वास्तव में तो होता ये है कि यहाँ पर बहुत सारी किरणें होती है और उसमें से कुछ परावर्तित होती है और कुछ अपवर्तित होती है। अब दोनों को हम एक साथ स्टडी करेंगे तो देखो क्वाइट सा कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए परावर्तन का हमने सेपरेट पहले वाले लेक्चर में बात कर ली, और अब हम बिल्कुल चाहते हैं कि हम केवल और केवल अपवर्तन के बारे में बात करें, ठीक है। लेकिन व्यवहारिक में ऐसा नहीं होता है, केवल कभी भी अपवर्तन नहीं होता है, वहाँ पर परावर्तन भी होता है। कहने का मतलब यहाँ पर जो किरणें आपतित होती है कुछ पार्ट इसका परावर्तित भी हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पर ये अजम्पशन मान रहे हैं कि यहाँ पर केवल और केवल क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, इसलिए हम परावर्तन को ड्रॉ नहीं करेंगे, राइट। अब ये किरण यहाँ से किसी स्पीड से चलते आ रही है, एक चाल होगी यहाँ पर इसकी v1, राइट। अगर यहाँ पर अब जैसे ही ये दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो इसकी चाल परिवर्तित हो जाएगी। इससे होगा ये कि ये स्लिप कर जाएगी, अपने पथ से मुड़ जाएगी। अब यहाँ पर दो तरीके हो सकते हैं कि ये तो इस तरीके से मुड़े कि अभिलंब के पास आए या दूर चली जाए, ठीक है। तो इस केस में ये जो प्रकाश की किरण है ये अभिलंब के पास आ जाती, इस तरीके से मुड़ेगी। यहाँ पर ये जो किरण जो वास्तव में जाना इधर चाह रही थी और इस तरीके से मुड़ जाएगी, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ इसको हम बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे आगे, बस एक बार ये समझो कि ऐसा होगा यहाँ पर, ठीक है। एक और केस ले लेते हैं हम कि सपोज कोई प्रकाश की किरण है ना, इसको जिसको नहीं समझ में आया वापस देख लेते हैं। एक अभिलंब ड्रॉ कर लेते हैं हम
यहाँ ये हो गया हमारा अभिलंब। अभिलंब को हम डॉटेड से हमेशा शो करेंगे और ऊपर कभी भी आप किरण का चिन्ह नहीं बनाना है, ठीक है, अभिलंब पर, क्योंकि अभिलंब एक रेफरेंस लाइन है, बस हमें हेल्प करता है कोण को नापने के लिए, इसके अलावा इसकी कोई यूज़ नहीं है, राइट। सो ये अभिलंब हो गया और हम एक आपतित किरण दर्शा लेते हैं यहाँ पर। सो एक हमने आपतित किरण ड्रॉ कर ली, ये आपतित किरण है। अब यहाँ पर माध्यम आपको दर्शाने पड़ेंगे, तो इस बार मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पर ऊपर एक विरल माध्यम ले लेता हूँ, नहीं ऊपर एक सघन माध्यम ले लेता हूँ, सघन माध्यम, सघन माध्यम ले लिया मैंने N1 और यहाँ ले लिया मैंने विरल माध्यम, ठीक है। विरल का मतलब आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपने उपने जल ले लिया इधर और यहाँ ले लिया वायु ले लिया, ठीक है। सो अब क्या होने वाला है यहाँ पर देखो, अगेन इस सीमावर्ती पृष्ठ, ये हमारी हो गई यहाँ पर इसकी सीमावर्ती पृष्ठ। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी स्पीड से v1 स्पीड से यहाँ से चलती आ रही है इस तरीके से, और जैसे ही माध्यम परिवर्तित होगा तो अब ये अपने पथ से विचलित हो जाएगी। अगर देखो माध्यम नहीं बदलता तो अगेन ये अपने पथ से बिल्कुल ऐसे सीधी आती, इस तरीके से यहाँ से ऐसे गुजरती, ठीक है। पर वास्तव में जब माध्यम बदलता है तो वहाँ पर इसकी चाल जो है परिवर्तित हो जाती है। अब उसके कारण जो है ये अपने पथ से विचलित हो जाएगी। तो अब इस केस में यहाँ पर इसके पास दो चॉइस है, ये अभिलंब के पास आएगी या दूर हटेगी। तो जब सघन माध्यम से प्रकाश की किरण विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। और इसको हम अभी 2 मिनट बाद देखेंगे कि ऐसा क्यों होगा, अभिलंब से दूर ही क्यों हटेगी, ठीक है। तो इस केस में आप देख सकते हैं का मुड़ना बेसिकली अपवर्तन है। सो अब हम यहाँ पर कुछ राशि डिफाइन कर लेते हैं कि जैसे अपवर्तन से पहले जो किरण है उसे हम बोलेंगे आपतित किरण, ये वाली जो किरण है इसे हम बोलेंगे आपतित किरण, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगी आपतित किरण। और अपवर्तन के जो पश्चात किरण होती है उसे हम बोलेंगे अपवर्तित किरण, नाम से स्पष्ट है, अपवर्तित किरण। अपवर्तन के पश्चात जो किरण है अपवर्तित किरण। अभिलंब और आपतित किरण के मध्य जो कोण बन रहा है इसे हम बोलते हैं आपतन कोण, और इंग्लिश में से बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। सो आई से इसे डिनोट करेंगे, तो यहाँ पर आई है अपना आपतन कोण, आपतन कोण। इसी तरीके से अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य जो कोण बनता है इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन एंगल, क्योंकि इंग्लिश में इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। सो यहाँ पर हो जाएगा रिफ्रैक्शन एंगल, है ना, रिफ्रैक्शन एंगल यानी कि अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, राइट। तो ये हो गए इनके किरण आरेख। तो यहाँ पर सघन माध्यम हो गया, विरल माध्यम हो गया, और यहाँ पर प्रकाश की चाल बदल जाएगी, इसलिए हम यहाँ से V2 डिनोट करेंगे, इसको यहाँ पर भी V2। यहाँ पर इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये हमारा आपतन कोण है और ये हो गया रिफ्रैक्शन एंगल। अब हो गया यहाँ पर अपवर्तन कोण R, ठीक है, ये अपवर्तित किरण है। सो ये हो गई आपकी परिभाषा। सो परिभाषा अगेन मैं बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है कई बार। सो आप इसको नेगलेक्ट नहीं करना कि तो इजी सी है, ठीक है। खैर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो देखो जैसे कि मैंने परावर्तन के 2 नियम के बारे में बात की थी, ऐसे ही यहाँ पर अपवर्तन के 2 नियम है, लेकिन थोड़े बहुत डिफरेंट है यहाँ पर। तो पहला नियम तो बिल्कुल एज इट इज सेम है, और वहाँ पर हमने पढ़ा था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ऐसे ही सेम यहाँ पर आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अब इसको समझते हैं यहाँ पर। तो देखो ब्लैक बोर्ड में मैंने ड्रॉ कर रखी है आपतित किरण, उसी ब्लैक बोर्ड के तल में मैंने ड्रॉ कर रखी है अपवर्तित किरण, और अभिलंब भी ब्लैक बोर्ड के तल में ही स्थित हैं। तो तीनों के तीनों यहाँ पर
इसी ब्लैक बोर्ड के तल में स्थित है या समतल में स्थित है, इसका मतलब ये होता है, राइट। खैर, इसका सेकंड नियम काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसको एक स्पेशल नाम से जानते हैं हम यहाँ पर, स्नेल का नियम। स्नेल ने अपने प्रयोगों के आधार पर ये नियम दिया है और उसके अनुसार उन्होंने कहा कि एक वर्णी प्रकाश के लिए, एक वर्णी प्रकाश का मतलब होता है, हम आगे पढ़ेंगे कि प्रकाश में 7 मूल रंग होते हैं जिसमें से एक वर्ण का प्रकाश, तो एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं और ज्या को बोलते हैं साइन, जैसे कोस को बोलते हैं कोज्या, है ना, टैन को बोलते हैं स्पर्ज्या। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनके नाम हिंदी में ज्या है, तो हम हिंदी मीडियम के हैं तो हम इनको इसी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है। सो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि साइन आई बट्टा साइन आर, गणितीय रूप में लिखेंगे इसको, जैसे कि परिभाषा बोल रही है अनुपात, साइन आई तथा साइन आर का अनुपात नियत रहता है और इस नियतांक को बोलते हैं हम अपवर्तनांक। क्या बोलेंगे इसको? अपवर्तनांक बोलेंगे, ठीक है, n/1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम n2/n1, दो माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, जहाँ पर n1 तथा n2 क्रमशः माध्यम 1 तथा माध्यम 2 के अपवर्तनांक, जैसे मैंने पहले वाला डायग्राम लिया था यहाँ पर, ये देखो n1 वायु है और n2 जल है, ठीक है, और एक आपेक्षिक टर्म है। सो यहाँ पर ये हो गया हमारा स्नेल का गणितीय रूप, और स्नेल के नियम को हम उपयोग करके आने वाले डेरिवेशन करने वाले हैं। उसके लिए मैं इसको एक सरल रूप में लिखना बता लेता हूँ ताकि आपके आने वाले न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन में आप कभी भी नहीं अटकेंगे, ठीक है। सो बात करते हैं इसके सरल रूप की कि हम जब डेरिवेशन करेंगे तो इसको किस तरीके से लिखेंगे। देखो होता ये है, जैसे एक वापस से मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। एक हमारा देखो, जैसे कि हमने परिभाषा पढ़ी थी साइन आई बटा साइन आर, ठीक है। अब कन्फ्यूज़न यहाँ रहता है कि यहाँ पर n2/n1 होगा या n1/n2, क्योंकि अगर मानो आपने यहाँ पर n2 ले लिया होता या चलो n3 और n4 है, तो बेसिकली आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न होगा कि 3 ऊपर आएगा या 4, है ना, n3/n4 लिखे या n4/n3। तो इस कन्फ्यूज़न को मिटाने के लिए मैं यहाँ पर लिखने का तरीका बताता हूँ कि हमेशा स्नेल नियम को हम कैसे अप्लाई करेंगे कि जिस भी माध्यम में, है ना, आपतन, सबसे पहले आपतन कोण को पकड़ो आप, तो यहाँ पर लिखना आपको साइन आई, अब देखना, ठीक है, इनटू ये जो आई कोण है वो किस माध्यम में है ना, उसका अपवर्तनांक क्या है। तो यहाँ पर देखो ये ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पर हमारा सघन माध्यम, ठीक है, ये डैश डैश देखो, चलो इसको मैं डॉटेड से बता लेता हूँ। तो देखो ये डॉटेड वाला पार्ट है, ये एक अलग माध्यम है और ये वाला जो है अलग माध्यम है, तो ये सघन माध्यम है। तो यहाँ पर साइन आई आपतन कोण जिस माध्यम में बन रहा है उसके अपवर्तनांक से आपको मल्टीप्लाई करना है। उसी तरीके से रिमेनिंग बचा साइन आर। सो साइन आर के बारे में बात करें तो साइन आर ये रहा, ठीक है, आर ये रहा और साइन आर लिख दिया। उसके बाद में इसका अपवर्तनांक की जो आर कोण किस माध्यम में बन रहा है, तो n2 में बन रहा है, तो इसको हम आप लिख सकते हैं n2। तो अब आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन आई बटा, इसको बटे में लेके आ गए तो साइन आर बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, n2 इधर ही रहेगा और ये आ जाएगा n2/n1, है ना। आप समझ सकते हैं अगर मैंने यहाँ n2 कर लेते तो फिर यहाँ पर ऊपर n1 आता, ठीक है। तो इस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए हमेशा जो मैंने बताया ये वाली ट्रिक हम यूज़ करेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी आने वाले डेरिवेशन में हम इस तरीके से ही इस्तेमाल करेंगे तो आपकी कभी भी गलती नहीं होगी, ठीक है। सो इसलिए इसके बारे एक बार वापस रिपीट कर लेता हूँ कि जिस भी माध्यम में कोण हो उसी के अपवर्तनांक से मल्टीप्लाई करना आपको। आई कोण है यहाँ पर तो साइन आई इंटू n1, आर कोण है तो उसी के माध्यम से मैंने अप्लाई कर लिया, ठीक है। आगे जब हम वैसे डेरिवेशन करेंगे तो और आपको समझ में आता जाएगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर इसके अनुप्रयोग और उसके बाद मैं अपवर्तनांक को डिफाइन करूँगा, ठीक है। कि जैसे कि मैंने अभी लास्ट आपको बताया, देखो यहाँ पर किरण जो है अभिलंब की ओर झुक रही है, यहाँ से अभिलंब से दूर जा रही है ना। तो एक दिमाग में क्वेश्चंस तो पुटअप होता ही है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर, कि यहाँ क्या कारण रहा कि ये अभिलंब के पास आ गई, यहाँ पर अभिलंब से दूर हट गई, ठीक है।
तो इनको समझते तो यही डायग्राम, इन्हीं डायग्राम से मैं समझा लेता हूँ आपको। सो इसको हम क्या करते हैं, आगे लेके चले जाते हैं वहाँ पर, ठीक है, टू लाइब्रेरी। तो हेडिंग लगाता हूँ स्नेल के नियम के अनुप्रयोग। तो देखो ये कोई आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछते, बस ये आपकी जिज्ञासा है, उसको मैं बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अनुप्रयोग, स्नेल के नियम के अनुप्रयोग, सॉरी, स्नेल के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, सो उन डायग्राम को हम यहाँ ले आते हैं वापस से। अब ये दो डायग्राम है ना, हमने ड्रॉ किए थे। देखो यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जब प्रकाश से किरण वायु एक विरल माध्यम है, किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष, ठीक है। सो इसको हम लिख सकते हैं विरल, ये हो गया सघन। तो स्नेल के नियम के अनुसार जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसी तरीके से इसका विपरीत, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, इन्हें हमें प्रूव करना है यहाँ पर। ठीक है, वैसे तो आपको याद रखना है यहाँ पर, लेकिन फिर भी एक बार मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ मैथमेटिकली कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो स्नेल का नियम हम अप्लाई करते हैं। तो स्नेल का नियम हम कैसे अप्लाई करते हैं, आपतन कोण को पकड़ेंगे यहाँ पर, तो साइन आई, ठीक है, इसके अपवर्तनांक से मल्टीप्लाई, आई कोण किस माध्यम में स्थित है, n1 में, सो n1 से मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरीके से यहाँ पर r कोण है, तो ये साइन r हो गया। अब माध्यम देखो यहाँ पर n2 है अपवर्तनांक, ठीक है। तो अब आपको सोचना कैसे है, तो आप यहाँ पर डायग्राम से इजीली देख सकते हैं कि I और R में कौन सा बड़ा है ना। अब जब किरण अभिलंब के पास आएगी तो आप समझ सकते हैं कि R कोण क्या हो रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है I की तुलना में। तो मुझे बेसिकली यही प्रूव करना है कि मुझे ये सिद्ध करना है कि R लेस देन I, है ना। अब यहाँ पर देखो कि अभिलंब से दूर जा रही तो R का मान बढ़ रहा है I की तुलना में, और यहाँ पर घट रहा है। तो मुझे ये सिद्ध करना है कि R का मान घटेगा I की तुलना में, ठीक है, और R कम होगा मतलब कि वो किरण अभिलंब के पास जाएगी। अब इसमें आप देखो दूसरा पॉइंट कि अपवर्तनांक मैंने बताया कि जितनी ज़्यादा सघनता होगी, ठीक है, उतना ही अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। तो अगर हम वायु और जल के अपवर्तनांक की बात करते हैं तो यहाँ पर जल का ज़्यादा होता है ना, और हम आगे इसको मैं लिखवाऊंगा भी आपको। वायु का लिए 1 होता है, वायु का मान अपवर्तनांक का, और जल के लिए होता है 1.33 होता है। तो अब यहाँ पर इसको हम देखते हैं। तो देखो इसको आप कई तरीके से हल कर सकते हैं। चलो सिंपलेस्ट वे में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर आप ऐसे कर लो, साइन आई, इसको बट्टे में लेके आ जाते हैं हम, साइन आर बराबर n2 अपॉन n1। देखो n2 अपॉन n1, तो n2 का अगर मान रखेंगे आप, देखो n2 का जल के लिए अपवर्तनांक का मान होता है 1/33 और वायु के लिए होता है 1 होता है, ठीक है। सो अब आप यहाँ पर जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी ही आएगी, क्या आएगी, ग्रेटर देन। अगर आप देखो 1 से बड़ी कितनी आ रही है, 1.33 में भाग दिया आपने तो 1.33 आ रहा है। तो कहने का मतलब जो साइन आई का मान है वो कितना आ रहा है, 1.33 इंटू साइन आर। अब देखो 0.33 है ना, 33% ज़्यादा है आई का मान, है ना। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि कोण आई जो है बड़ा है, या इसको ऐसे लिख लो कि कोण आर जो है आई से छोटा है। और यही हमें सिद्ध करना था कि जब प्रकाश से किरण कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से ज़्यादा अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाएगी, यानी विरल से सघन में जाएगी, तो आर का मान घटेगा, जिसके कारण वो किरण अभिलंब की ओर झुकेगी। इसी तरीके से सेम हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखो स्नेल का नियम लगाते हैं। स्नेल का नियम कैसे लगाएंगे, आपतन कोण को पकड़ो आप, साइन आई इंटू इसके अपवर्तनांक से, यहाँ पर चलो n1 ही लिया है हमने, ठीक है, n1 सघन माध्यम को लिया है। और इससे एक और कन्फ्यूजन आपका मिट जाएगा कि ऐसा नहीं है कि अपन विरल को n1 लेंगे, सघन को n2, जो चाहे आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप स्नेल का नियम लगाएंगे तो खुद ब खुद जो भी होगा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो साइन आई इंटू n1, यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन r इंटू n2, है ना। n2 माध्यम में r है, ये वाला माध्यम अपना कैसा है, n2। चलो इसको अलग अलग कर लेते हैं, साइन आई बट्टा साइन r
और यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं n2/n1। अब यहाँ पर नोटेशन पर ध्यान देना आप। देखो हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना है, हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि r का मान बढ़ रहा है। कब बढ़ेगा? जब अपवर्तित किरण आपकी अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखें कि हमें ये सिद्ध करना है कि r ग्रेटर देन i, है ना। r का मान बढ़ेगा, सो अभिलंब से दूर हटेगी उस स्थिति में। तो अब देखो n2 को पकड़ो, n2 क्या है? विरल माध्यम, और n1 क्या है? सघन माध्यम। तो खैर इसको हम क्या करते हैं, इसी एग्जाम्पल से ले लेते हैं। तो देखो मैं क्या करता हूँ, सघन माध्यम यानी जल ले लेते हैं, विरल माध्यम मतलब वायु ले लेते हैं, ताकि हम इनके मान रख के आपको मैं इजीली समझा सकूँ। ठीक है, सो अब यहाँ पर देखो कि n2 का मान, n2 कहाँ? ये रहा वायु, और वायु के लिए अपवर्तनांक का मान होता है 1 होता है। ठीक है, इसी तरीके से n1 का मान, अब n1 है सघन माध्यम, तो यहाँ पर सघन माध्यम है, और हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जल का। जल के लिए अपवर्तनांक का मान होता है 1.33। ठीक है, सो ये हमारा प्रैक्टिकल भी है। जल के लिए अपवर्तनांक हम ज्ञात करेंगे, है ना, कि कैसे आया 1.33। ठीक है, तो एक बार आपको बस याद रखना है कि देखो 1.33 होता है। सो आप एक में अगर छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो कुछ दशमलव में आएगा, है ना, 1 से कम आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? रिजल्ट लेस देन 1 आएगा। तो इस स्थिति में हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जब इसको वज्र गुणा करेंगे तो देखो साइन i लेस देन क्या हो जाएगा? साइन r। तो यहाँ देखो i का मान r से क्या होगा? कम होगा। यही तो है, i लेस देन r, या इसका विपरीत लिख के r का मान ज़्यादा होगा। ठीक है, तो स्नेल के नियम से इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी या सघन से विरल में जाएगी, ठीक है, तो कब अभिलंब के नज़दीक जाएगी और कब इससे दूर हटेगी, है ना। एक और इसका मैं एग्जांपल, ये तो फर्स्ट ले लिया हमने, ये सेकंड हो गया। एक और ले लेते हैं अनुप्रयोग, जिसको हम आगे डेरिवेशन में यूज़ लेंगे। सो ये क्या था? अच्छा सॉरी, ये हमारा थर्ड ले लेते हैं एक पॉइंट। अगर क्या हो कि अगर इस तरीके से एक सतह है, अगर ये प्रकाश की किरण इस सतह के लंबवत आपतित हो, इस तरीके से, ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा? हमने परावर्तन के बारे में बात की थी, तो वहां पर वो किरण अपने पथ का अनुसरण करेगी, वापस परावर्तन केस में वापस लौट रही थी। अब यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ देखो एक माध्यम है n1, ये n1 माध्यम है, ये n2 माध्यम है। ठीक है, सो कोई भी ले लेते, विरल सघन, इससे फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। अब हम इसको देखते हैं, यहाँ पर स्नेल का नियम लगाते हैं। तो देखो स्नेल का नियम लगाने से पहले अब आप यहाँ पर देखेंगे स्नेल का नियम क्या है? n1 इंटू साइन i, n2 इंटू साइन r। ठीक है, सो अब यहाँ पर आपतन कोण देखें, तो देखो कोण हमेशा हम अभिलंब से नापते हैं, और ये बिल्कुल अभिलंब के ऊपर संपातित है। तो यहाँ पर आपतन कोण का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जब आप साइन 0 पुट करेंगे, और साइन 0 का मान क्या होगा? 0 होगा। तो हमें ये निकालना कि ये किरण कहाँ जाने वाली, r का मान क्या होने वाला बेसिकली। ठीक है, तो n1 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा। अब n2 इंटू साइन r, दो राशि का अगर गुणनफल 0 है तो इसका मतलब यहाँ पर दो केस हो सकते हैं, तो दोनों 0 हो या इनमें से कोई एक 0 हो। तो n2 का मान कभी भी 0 नहीं होगा, है ना। अपवर्तनांक का मान कभी 0 होता ही नहीं है, मैं आगे बताऊंगा। अपवर्तनांक हमेशा 1 या 1 से अधिक होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब r क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और साइन 0 कब होता है? जब r 0 होगा, यानी कि किरण अब यहाँ पर माध्यम जो है पारदर्शी है। ठीक है, यानी प्रवेश तो करेगी लेकिन यहाँ पर विचलित नहीं होगी, यानी कि सीधी की सीधी गुजर जाएगी। इस स्थिति में बिना विचलन के सीधी की सीधी यहाँ से किरण आपकी गुजर जाएगी, जैसे आई थी उसी मार्ग से चलेगी। यहाँ पर अब विचलन नहीं होगा इस तरीके से। तो यहाँ पर कोण r का मान क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पर ये आपका 0 हो गया कोण। ठीक है, तो जब लंबवत आपतन की स्थिति में किरण बिना विचलन के सीधी गुजर जाएगी। ठीक है, तो इसे हम स्नेल के नियम से समझ सकते हैं, राइट। सो अब आपको जितनी भी आने वाली घटनाएं हैं जो हमने पढ़ी है या डेरिवेशन में, ये जो 2 पॉइंट हमने यहाँ पर सिद्ध किए हैं यहाँ पर, ठीक है, इनको आपको याद ही रखना, इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है। बस ये मैंने आपको ऐसे ही बताया है, एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा कि आपको सिद्ध कीजिए, तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन नहीं बनता है। सो इन पॉइंट को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कि जब प्रकाश की किरण
पर ट्रिक ये है कि अब जैसे मैंने कि बताया कि जैसे आप थोड़े दिन बाद में ये कन्फ्यूज़न रहेगा आपको कब अभिलंब के पास कब अभिलंब से दूर, ठीक है। तो इसके लिए बस एक समझने के लिए, इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जिसको आप एज इट इज़ याद करना, ठीक है। तो देखो नॉर्मल देखेंगे तो आप किसी भी माध्यम में, चाहे वो सघन हो या विरल हो, बिल्कुल सीधा है, ठीक है। तो हम इसका एक नाम रख लेते हैं। यहाँ पर एक पर्सन है जिसका नाम है अभिलंब से मैं रख दिया, मैंने अभिषेक रख दिया, ठीक है। और ये है प्रकाश की किरण, ठीक है। तो अभिषेक बेचारा एक सीधा सीधा मतलब एक बहुत शांत स्वभाव का, ठीक है, नॉलेजेबल पर्सन है जिसको किसी तरीके से कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। और हम यहाँ पर ले सकते हैं सघन का मतलब देखो, और विरल, सघन का मतलब आप अमीरी से ले सकते हैं, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है, वो सघन है। विरल का मतलब गरीबी से, जिसके पास कम पैसा है। तो अभिषेक को पैसों से मैटर नहीं करता है ना, इसको नॉलेज है, ये पैसों से विचलित होती है, ठीक है। और किस तरीके से विचलित होती है कि जब अभिषेक अमीर था यहाँ पर, है ना, तो इसके पास थी, लेकिन जैसे ही अभिषेक यहाँ पर इस गरीब वाले माध्यम में है तो ये यहाँ से रास्ता मोड़ लेती है, इससे दूर चली जाती है, ठीक है, क्योंकि अब इसके पास पैसा रहा नहीं, अभी किस में है, गरीबी में है, राइट। तो जैसे ही आपके दिमाग में आए सघन, आपको सोचना है कि अमीरी वाला कंसेप्ट दिमाग में लाना ना, कि अमीर है, माला माल पार्टी है, ठीक है। तो वहाँ पर किरण उस स्थिति में उसके पास है। और जब विरल का आप सोचो उस समय आप सोचना गरीब दरिद्र है, ठीक है। तो उस केस में आप किरण कभी भी उसके पास नहीं रहेगी, अभिलंब से दूर ही जाएगी। जैसे यहाँ पर देख लो आप, ये हमारा अभिषेक, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता पैसों से, अमीरी गरीबी से। अभी ऊपर वाला वायु और जल, तो वायु जल के सापेक्ष विरल होगा, मतलब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर गरीब, ठीक है। और जल आप बोल सकते हो तो अमीर है ना, सघन है। अब यहाँ पर प्रकाश एक किरण है, ठीक है। अब एक किरण क्या है कि गरीबी में देखो, चलो ठीक है, यहाँ पर कुछ दूरी पर है ना, इससे दूर है। लेकिन जैसे ही हमारे जो अभिषेक भाई साहब है ये अमीर हो जाते हैं तो ये वापस इनके पास आ जाती है। तो रूल है दुनिया के भाई, अमीरी में सभी साथ देते हैं, गरीबी में कोई साथ नहीं देता है, ठीक है, राइट। तो ये वाला कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है, और आगे जैसे भी जितनी भी घटनाएं आएगी वहाँ पर हमें इन कंसेप्ट का उपयोग करना ही है। तो कन्फ्यूजन नहीं रहे, तो आपको बिल्कुल दिमाग में ऐसे जैसे मैंने बताया एज इट इज सोचना है। सघन है मतलब अमीर है, ठीक है। सघन में, अमीरी में किरण अभिलंब के पास होगी, और जैसे ही वो गरीबी में जाएगा, विरलता में, वो अभिलंब से दूर हट जाएगी, राइट। सिर्फ अपने पढ़ने के और याद रखने के पर्पज से मैंने बताया, इसका और अदरवाइज कोई मतलब नहीं निकालना आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हमेशा याद रहेगा, आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, राइट। तो इस तरीके से आप इसको कंसेप्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं।